IVM। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीता अफगानिस्तान और सावधान हो गया हिंदुस्तान। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज दो बड़ी खबरों पे चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर अफगानिस्तान टीम को लेकर है, जिन्होंने बहुत आसानी से स्कॉटलैंड को हरा दिया। बड़े मार्जिन से वो मैच जीते। अफगानिस्तान के जलेबी यानी कि राशिद खान और मुजीब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए और दुनिया भर के बल्लेबाजों को यह संकेत दे दिया कि यूएई की पिचेस पर अफगानिस्तान भी किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उलटफेर कर सकती है। इसके अलावा बात आज न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले की करेंगे। एक ऐसा मुकाबला जिस पर शायद हिंदुस्तान वाले मुकाबले से भी ज्यादा नजरें पाकिस्तान की टिकी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि भले ही आप हिंदुस्तान से हार जाएं, न्यूजीलैंड से ना हारे कम से कम, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हाल में ही पाकिस्तान का दौरा रद्द किया था। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है और इस मुकाबले पर भी भारतीय टीम की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हरा देता है तो फिर भारत के लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती नजर आएंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ अगला मुकाबला भारतीय टीम को रविवार को खेलना है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूल की बात करें जहां पर भारतीय टीम है, एक अजीब तरीके की खिचड़ी पक चुकी है इस समय, जहां से अगर आपको टेस्ट अच्छा रखना है अपनी खिचड़ी का तो फिर आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सभा भाई हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सभा भाई, खेल के मैदान पर जाएं उससे पहले आईपीएल के मैदान पे थोड़ा चलते हैं। 12,500 करोड़ दो टीमों की, तो पैसों की बरसात है और ऐसा लग रहा है कि इस बार ओपन ऑक्शन की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दो फ्रेंचाइजी एक लगभग 7,000 करोड़ लगा रही और दूसरी 5,000 करोड़ से ऊपर, तो फिर वो चाहेंगे कि सारे खिलाड़ी ऑक्शन के लिए अवेलेबल हो। हाँ, मुझे लगता है कि राजीव थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा इस रिटेंशन पॉलिसी में। ये दो नई टीमें जो आई हैं, इतना पैसा देकर उन्होंने ऑक्शन में इन दो सिटीज को खरीदा है, वो तो यही चाहेंगे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी ऑक्शन में आए। पर मेरे ख्याल में जहां तक मेरी सोच है कि कम से कम 2 डोमेस्टिक प्लेयर्स और एक फॉरेन प्लेयर, ये वाली पॉलिसी भी अगर आ जाती है तो फिर जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप ब्रांड वैल्यू तभी आप बना सकते हैं अपनी टीम का। पर हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। ढेर सारी बधाई इन दोनों टीमों को, दोनों फ्रेंचाइजीज को। बधाई बीसीसीआई को। जो ऑक्शन हुआ था उसमें काफी वक्त लगा। पहले जितने सारे बिडर्स थे उनके जो बिड्स हैं उनको एनालाइज किया गया, उसके बाद ये ऑक्शन शुरू हुआ और इतनी ज्यादा बोली लगी कि बस मत पूछिए। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बीसीसीआई के पास रेवेन्यू और जनरेट होगा, तो मुझे उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, स्टेट एसोसिएशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सब चीजों को फायदा मिलेगा और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है भारत में। तो भाई, आपको लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि पॉलिसी होगी कि 2 प्लेयर आप डोमेस्टिक और एक फॉरेन रिटेन कर ले, लेकिन अगर 2 नए फ्रेंचाइजी अब जुड़े जा रहे हैं, 10 टीमें हो जाएंगी 2022 में, क्या ये फ्रेंचाइजी तैयार होंगे कि आप अपने 3 खिलाड़ी रिटेन करने का हक दे दें? क्योंकि फिर बचेगा क्या उनके लिए? सारी क्रीम आपने निकाल ली, यानी मट्ठा मारते हैं ना गांव में, और वहां से फिर वो मक्खन बाहर आता है, तो वो तो नौबत ही नहीं छोड़ रहे हैं आप, क्योंकि सब अपने अपने क्रीम रोक लेंगे और फिर बचा कुचा आप अपना मट्ठा पी लें। तो मुझे लग रहा है कि ये एक होगा। 2 नई टीमें आएंगी जो इतना पैसा लगा रही हैं, वो जोर लगाएंगी गवर्निंग काउंसिल के सामने कि आप सारे खिलाड़ियों को ले आए ऑक्शन में। ऐसा होगा नहीं राजीव, क्योंकि आपको याद है कई साल पहले जब 2 एक्स्ट्रा टीमें आई थी, तब भी जो रिटेंशन पॉलिसी थी वो भी कुछ इसी प्रकार की थी। और दूसरी बात यह है राजीव कि अगर आप 8 टीमों को देखेंगे इस वक्त, तो मुझे लगता नहीं है कि सभी के सभी 8 टीमें अपने सभी जो 3 या 4 प्लेयर्स को हम रिटेन करते आ रहे हैं उनको रिटेन करेंगी। मुझे लगता है कि टॉप की 2 या 3 टीम्स ही हैं जो रिटेन करना पसंद करेंगे। और रिटेंशन का मतलब ये भी है ना राजीव कि वो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर कि वो रिटेन होना चाहता है कि नहीं। अगर उसको ये लगता है कि ऑक्शन में जाने पर उसका जो वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, विशेष करके ये 2 टीमें आई हैं और जिस तरह से पैसा इन्होंने लगाया है, तो वो रिटेन क्यों होना चाहेगा। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी यही लगता है कि भाई अगर मैं ऑक्शन टेबल पर चला गया तब मुझे लगता है कि जो 2 नई टीमें आ रही हैं वो मुझे और ज्यादा वैल्यू मुझे प्रदान कर सकती हैं। तो अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। यही तो इंटरेस्टिंग फेज है आईपीएल का। अभी तो इंतजार करना होगा रिटेंशन पॉलिसी क्या गवर्निंग काउंसिल या बीसीसीआई निकाल के आता है। उसके बाद ध्यान देना होगा कि मेगा ऑक्शन कब होने वाला है। क्या वो मुश्ताक अली के बाद होगा, क्या वो विजय हजारे के बाद होगा। तो ये सारी चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी हम सभी लोगों को। सबा भाई, एक चीज और है कि क्रिकेट क्या बड़ा कारोबार बन चुका है, क्योंकि अगर आप 7,000 करोड़ एक टीम पे लगा रहे हैं, दूसरी टीम 5,000 करोड़ पे बिकती है,
तो ये साफ संकेत है कि भारत में क्रिकेट एक बड़ा बाजार बन चुका है और यहाँ पर जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए क्रिकेट अब बड़ी प्रायोरिटी हो चुकी है। राजीव, जिस तरह से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चलता है उसमें हर एक लीग में हर एक प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यू अटैच रहता है और इसी वजह से स्पोर्ट्स का विकास हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में क्रिकेट की मान्यता इतनी ज्यादा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अटैच होना चाह रही हैं। अगर आप बिडिंग प्रोसेस में कोई देख लें तो मैन यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं उन्होंने भी बिड किया था। सीवीसी एक बाहर की कंपनी है जिनका जो जिनको अहमदाबाद मिला है। इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं। ये इंटरनेशनल जो स्पोर्टिंग लीग्स हैं उनमें भी इनका स्टेक है, ला लीगा में भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें दिखला रही हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है ग्लोबल लेवल पे, और इसी वजह से बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। उसके साथ साथ आपके इंडियन के जो कॉन्ग्लोमरेट है, इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, वो इन्वॉल्व है इसमें। तो कमर्शियल वैल्यू जब तक बढ़ेगा तभी तो खेल का विकास होगा राजीव, और ये बहुत बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रिकेट यहाँ तक पहुंच गया है। पर आवश्यक ये है कि जितना रिसोर्स, जितना रेवेन्यू आ रहे हैं उसको ठीक प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। तो इस पर मुझे लगता है कि और आगे बहुत काम करना बाकी है बीसीसीआई को। पृथ्वी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक पूछा है कि व्हाट इफ चाइना फंड्स पीएसएल लीग, ये लीग इतनी इंपॉर्टेंट होते जा रही है कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इनकी महत्व बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पृथ्वी, पर अगेन ये डिपेंड करता है आईसीसी के ऊपर। अब बहुत दिनों से ये बात होती आ रही है, जब भी आईसीसी क्रिकेट कमेटी की बैठक होती है उसमें यही बात होती है कि वो बैलेंस कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि हर एक जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वो चाहता है उनकी अपनी एक T20 लीग हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्नर है। उसके अलावा एक कंट्री बोर्ड के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बायलैटरल सीरीज होती है जहां पर आप दूसरी टीमों को बुलाते हैं, या फिर आईसीसी इवेंट होता है जहां पर आपको कुछ ना कुछ शेयर मिलता है इंटायर रेवेन्यू से। और अगर आप बायलैटरल एंगेजमेंट्स को देखेंगे तो सिर्फ 2-3 टीम ही है, बड़ी टीमें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं ब्रांड एंडोर्समेंट या जो अट्रैक्ट करती हैं रेवेन्यू जब आप उनको होस्ट करें। तो उसके अलावा अगर आप नीचे की 4 या 5 टीमों को होस्ट करते हैं तो उससे आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही ग्रे एरिया है, बहुत ही थिन लाइन है जिसके बारे में काफी दिनों से सोच विचार हो रहा है। और मुझे लगता है कि आईसीसी का दायित्व है कि वो एक सही बैलेंस ढूंढे ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो महत्व है वो हमेशा बना रहे, और उसके साथ साथ इस तरह की जो लीग्स हैं जो इतनी सारी मशरूम हो रही हैं उनको भी जगह मिले। हर्ष जैन ने 2 बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू उठाए। इससे पहले हम अफगानिस्तान मैच पे जाएं, उनका सवाल ले लेते हैं। एक तो कह रहे हैं कि बीसीसीआई को जो पैसे मिल रहे हैं वो फैंस की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा आईपीएल को फॉलो करते हैं। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि उनका कहना है इन फ्यूचर उनको लगता है कि लीग मैचेस, ये यानी कि आईपीएल जैसे लीग मैचेस बनस्पत ज्यादा होंगे इंटरनेशनल मैचेस के। मुझे लगता है कि विंडो बहुत छोटा है हर एक लीग का। अब आईपीएल को अगर हम देख लें हर्ष, तो सिर्फ 2 महीने की ही विंडो मिलती है आईपीएल कराने के लिए। इसमें और ज्यादा आप मैचेस करा नहीं सकते हैं। अगर आप और ज्यादा टीमें जोड़ेंगे तो एक तो क्वालिटी डाइल्यूट हो जाती है, उसके बाद आप बहुत कुछ ले लेते हैं प्लेयर्स से, उनके फिटनेस पे सवाल उठने लगते हैं। उस इंटेंसिटी के साथ इतने लंबे समय तक खेलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि ये 2 महीने का विंडो काफी है। प्रॉब्लम आईपीएल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल के साथ साथ कई सारे कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की लीग हो गई हैं, और सब जो कंट्री बोर्ड्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं आईसीसी से कि जिस तरह की विंडो आईपीएल को दी जाती है उसी प्रकार की विंडो उनके लीग्स को भी दी जाए, क्योंकि आईपीएल की जब मैचेस होते हैं तब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता नहीं है। तो इसी तरह की डिमांड हो रही है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल से, आईसीसी से। तो ये देखना है कि वहां पर कहाँ तक बात बनती है। पर मुझे लगता नहीं कि आईसीसी इसको इजाजत देगी, नहीं तो फिर आपके पास विंडो रहेगा नहीं इंटरनेशनल मैचेस कराने का। तो चलिए, यहाँ पर आईपीएल एक बड़ा कारोबार बन चुका है, क्रिकेट एक बड़ा कारोबार बन चुका है जहां पर लोग पैसा लगाने में अब गुरेज नहीं कर रहे हैं। तभी एक टीम 7,000 करोड़ से ज्यादा में बिकती है और दूसरी टीम 5,000 करोड़ से ज्यादा में, और कुल मिलाकर बीसीसीआई को 12,500 करोड़ मिलते हैं। अगले 10 साल तक ये टीमें पे करेंगी। क्या कुछ क्लॉज लगाती बीसीसीआई इस पर, इस सबकी निगाहें होंगी, और क्या कुछ ऑक्शन होता है, कैसे खिलाड़ी रिटेन किए जाते हैं या उनको छोड़ा जाता है, ये सब आगे आपको हम लगातार खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर बताते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे अफगानिस्तान की शानदार जीत की, और इसके अलावा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो बड़ा मुकाबला है उसके बारे में सबा भाई की क्या राय है उस पर आगे जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network.
On The Habit Coach, Ashton is in conversation with Dre Baldwin, CEO of Work On Your Game Inc. They discuss the athletic mindset and what it takes to be a great athlete. On All Things Policy, Arjun Garge speaks to Atish Padi about fantasy sport platforms and Karnataka's online gambling ban. On the Life Manifesto, Zarina decodes the concept of emotional maturity. I wonder what emotionally mature people really do. On Naan Kari, Sadaf and Archit are joined by author Sudha Menon. They discuss comfort food and Sudha's upcoming book. On Say No to Drama, Chetna cuts through the drama around Instagram posts and comments. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम वर्ल्ड कप की थोड़ी बात कर लेते हैं। सबा भाई, अफगानिस्तान एक बड़ी अपसेट करने वाली टीम के रूप में अपनी इमेज बना रही है धीरे धीरे इस टूर्नामेंट में। 60 रन पे आउट कर दिया सिर्फ स्कॉटलैंड को। मुजीब ने 5 विकेट लिए, राशिद खान ने 4 विकेट लिया। नबी एक और अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, अच्छे ऑलराउंडर जो उनकी टीम में, और जिस तरह से बैटिंग करी है अफगानिस्तान टीम ने, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है उन्होंने इस मैच में। और जो मार्जिन रहा वो शायद भारत को ज्यादा परेशान कर रहा होगा जीत का। अफगानिस्तान की छवियां बदल गई है राजीव। अब मुझे लगता नहीं है कि ये दो और जो अन्य बड़ी टीमें, 3 जो बड़ी टीमें हैं इस पूल में, वो अफगानिस्तान को कम तौल रही होंगी। उनको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं और उनके सामने खेलने के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा और आपका एक गेम सामने लाना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इतने ज्यादा निडर प्लेयर्स हैं। और एक और बात है राजीव कि ये जितने सारे प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है 11 में से 9 या 10 जो प्लेयर्स हैं वो सभी ग्लोबल T20 लीग में खेलते हैं। तो इनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्तर कैसा है और किस तरह से आपको परफॉर्म करना होता है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अफगानिस्तान के लिए। हालांकि वो ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस खेलते नहीं है अफगानिस्तान के लिए, पर वो ग्लोबल T20 लीग इतना ज्यादा खेलते हैं, इतना ज्यादा अनुभव उनको हो गया है हर एक कंडीशंस का, हर एक प्लेयर का, हर एक ऑपोजिशन का, कि उनकी तैयारी काफी अच्छी हो रही है इस वक्त। और वही परफॉर्मेंस हमें मैदान में देखने को मिल रहा है। उनके इतने सारे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उसके साथ साथ उनके पास राशिद खान है, एक रेगुलर लेग स्पिनर है जिनके पास महारत हासिल है, हर एक लीग में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। फिर मुजीबुर रहमान है जो लीग खेलते हैं, वो एक मिस्ट्री स्पिनर है। खुद कप्तान मोहम्मद नबी है, नवीनुल हक उनके एक पेस बॉलर है। उनके अब बल्लेबाजी देखें तो जजाई है, गुलबदन है, कितने सारे युवा प्लेयर्स हैं जो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं इस समय। और उसी तरह के क्रिकेट की आवश्यकता है T20 में। मुझे लगता है उनका पैटर्न कुछ वेस्ट इंडियन क्रिकेट की तरह हो रहा है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हर लीग में खेलते हैं, उसी का अनुभव यहाँ पर अफगानिस्तान टीम को भी मिल रहा है। और एक और बात है राजीव, ये जो मैच हुआ था वो शारजा में हुआ था जी। और हम लोगों ने देखा है कि शारजा के विकेट जो है उतनी ज्यादा अच्छी होती नहीं है बल्लेबाजी के लिए, पर यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो शारजा के विकेट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा अफगानिस्तान ने उठाया स्कॉटलैंड के विरुद्ध। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, सभा भाई, जजई उनके रेगुलर ओपनिंग बैट्समैन है, शहजाद की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन कल जो नजीबुल्लाह जो उनके लेफ्ट हैंडर हैं, जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक किया गेंदों को, 3 छक्के लगाए, और एक ऐसी पिच पे जो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, उनकी बल्लेबाजी से स्कोर 190 तक पहुंच गया और एक समय लग रहा था कि 200 बना देगी अफगानिस्तान की टीम। ये जो आप जो बात कह रहे हैं, कैरेबियन फ्लेवर नजर आ रहा है उनके खेल में। क्या बिंदास बल्लेबाजी करना या बिंदास खेलना इस टीम की एक बड़ी पहचान है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने हरा दिया, जिसका असर अब शायद हिंदुस्तान की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उस पर पड़ सकता है? बहुत बड़ी पहचान है अफगानिस्तान की। उन्होंने यही बोल्ड अप्रोच अब अपना लिया है कि अगर T20 लीग में हमें अच्छा करना है और मैचेस जीतना है, चाहे टीम कोई भी हो, उनके सामने हमें निडर होकर बल्लेबाजी करनी है और हमारे बड़े ही सकारात्मक अप्रोच के साथ मैदान में उतरना है। और वही उनके बल्लेबाजी में देखने को मिला जिस तरह से। और ये सबके सब बाउंड्री हिटर्स हैं, ये सबके सब 6 हिटर्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान टीम में, और स्ट्रॉन्ग बिल्ट हैं। जजाई को मैंने लास्ट ईयर अबू धाबी T10 लीग में रन बनाते हुए देखा है, वो और अन्य T20 लीग में रन बना चुके हैं। आपने जिस प्लेयर की बात की, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रह रहा है, नजीबुल्लाह का। तो बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन है इस समय इस अफगानिस्तान टीम का। और मुझे लगता है कि न ही केवल इंडिया पर और जो 2 टीम है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, उनको बारीकी से देख रही होगी, यही देखने के लिए कि कहां पर इनकी कमजोरी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करें। तो प्रेशर रहेगा इन तीनों टीमों के ऊपर जब वो आएंगे अफगानिस्तान से खेलने के लिए। क्या सभा भाई, हम अभी जो परफॉर्मेंस देखा अफगानिस्तान का और जिस तरह से उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, क्या टॉप 3 स्पिन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें उनमें से एक अफगानिस्तान के पास है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप में? T20 के लिए हाँ राजीव, क्योंकि अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरी टीमों में 1 या फिर 1.5 कुछ ऐसा स्पिनर है
जो वर्ल्ड क्लास हैं। पर अगर आप अफगानिस्तान टीम में देखें तो उनके पास राशिद खान है, जो कि मुझे लगता है कि अब सुनील नारायण जो कि T20 लीग में नहीं खेल रहे हैं, तो ये नंबर 1 स्पिनर है इस समय विश्व कप में। मुजीबुर रहमान युवा स्पिनर हैं, कई लीग्स में खेल चुके हैं। उनकी जिस तरह की शुरुआत हुई है वो काफी बड़ी बात है उनके लिए, इससे उनका विश्वास काफी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है उसके साथ साथ मोहम्मद नबी है, बहुत ही स्मार्ट बॉलर है, इंटेलिजेंट बॉलर है, उनको भी अनुभव है हर एक लीग में खेलने का। उनको पता है कौन से बल्लेबाज के सामने किस तरह से बॉलिंग करनी है या फिर कौन से बॉलर को लगाना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है राजीव। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट में ये बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान के पास। उसके साथ साथ जिस तरह की विकेटों में उनका मैच होने वाला है, चाहे वो शारजा हो, दुबई हो या फिर अबू धाबी हो, ये सभी जगह उनके जो विकेट्स मिलेंगे वो फेवरेबल रहेंगे स्पिनर्स के लिए, उनके दो या तीन स्पिनर्स के लिए। सवा भाई, एक संकेत और मिला है कि अगर अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों के अगेंस्ट 140 प्लस का स्कोर बनाया तो वो बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए। हाँ राजीव, पर अफगानिस्तान तो प्रेफर यही करेगा कि अगर वो पहले बैटिंग करे तो वो कम से कम 160-170 रन बनाए। उनके अंदर उनकी टीम में उस तरह के बैट्समैन हैं, तो ये तो गलती कोई भी बड़ी टीम करेगी नहीं जब वो अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेगी। कम आंकना उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान के पास कई सारे सॉलिड परफॉर्मर्स हैं और वो अपने दिन में आपको तंग कर सकते हैं। अपने दिन में क्या, वो रेगुलर बेसिस पे भी तंग कर सकते हैं बड़ी बड़ी टीमों को। तो उनको अब छोटी टीम समझ के खेलने की आवश्यकता नहीं है। वो ये 2 क्वालिफायर्स की तरह नहीं है कि उनको आप रौंद के चले जाएंगे। उनके सामने आपको शानदार प्रदर्शन देना होगा, तभी आप अफगानिस्तान को हरा सकते हैं। धीरज पाठक का सवाल हार्दिक पांड्या को लेके आ गया है और उनका ये पूछना है कि हार्दिक पांड्या इज फिट और नॉट, प्लीज इन्फॉर्म। अब सवा भाई, आप तो बीसीसीआई में रहे नहीं कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। और जो खबरें आ रही हुई है कि स्कैन के लिए वो गए थे कल, अब उसकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। तो ये अपने आप में एक ऐसी डायलेमा है इस समय जिससे हर कोई निकलना चाहता है, ये जानना चाहता है कि हार्दिक पांड्या टीम के साथ रहेंगे या नहीं। हाँ, एक बड़ा सवाल जब उनका चयन हुआ था तब उठाए जा रहे थे राजीव, और इस वक्त तो सबकी निगाहें उनके फिटनेस रिपोर्ट के ऊपर होंगी। नितिन जो इंडियन टीम के फिजियो हैं, उन्होंने उनको चेक किया होगा, डायग्नोज किया होगा, फिर वो स्कैन के लिए गए हैं। अभी हमें इंतजार करना होगा स्कैन के रिपोर्ट का। और अगर ज्यादा टीयर के जो लेवल्स होते हैं, जो ग्रेड होते हैं, वो ज्यादा हुआ होगा, तब मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को इस टीम में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी पॉसिबिलिटी है एक उनके रिप्लेसमेंट को लाने के लिए, क्योंकि आईसीसी के जो रूल्स हैं वो यही हैं कि अगर कोई खिलाड़ी पूरे विश्व कप तक के लिए अवेलेबल नहीं है तभी आप उनका रिप्लेसमेंट ला सकते हैं टीम में। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा वो मेडिकल रिपोर्ट का, फिटनेस रिपोर्ट का। उसके बाद ही मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट भी ये निर्णय करेगी कि उनको टीम में रखा जाए या फिर एक रिप्लेसमेंट लाया जाए। प्लीज, अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें, काफी ऑप्शंस हैं, क्योंकि बबल की वजह से जो नेट बॉलर्स हैं वो भी टीम के साथ साथ चल रहे हैं। कल आपसे बात हो रही थी, आपने श्रेयस अय्यर का जिक्र किया था, लेकिन बाकी जो 2 हमारे एक्सपर्ट्स, उनका मानना था कि एक बॉलर लाना चाहिए साथ में जो थोड़ी लंबी हिट, तो क्योंकि बैट्समैन आपको नंबर 6 पे चाहिए, जहाँ पे शायद श्रेयस अय्यर फिट ना बैठे, क्योंकि वो क्वालिटी बैट्समैन है जिनको इतना नीचे खिलाना शायद ठीक मैंने बात की थी अगर हम श्रेयस अय्यर को, वेंकटेश अय्यर के बारे में। हाँ, मैं सोच रहा था वेंकटेश अय्यर के बारे में। वेंकटेश अय्यर के बारे में मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, पर क्या वो नंबर 6 पर खेलेंगे, मुझे लगता नहीं है कि उनकी जगह बनेगी। पर देखिए, अगर हम इस वक्त जो 15 है उसमें से अगर हम रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहें तो एक रेडी रिप्लेसमेंट है, वो है हमारे पास ईशान किशन। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़े टॉप ऑर्डर में। मुझे तो ये लग रहा है राजीव के ईशान किशन एक फ्लोटर के रूप में खिलाए जा सकते हैं भारतीय टीम में। अगर जिस तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध मैच हुआ था, पहले अगर विकेट गिर जाता है पावर प्ले में तो हम ईशान किशन को भेज सकते हैं नंबर 3 पर। अगर विकेट नहीं गिरता है तो फिर वो नंबर 4 या नंबर 5 पर आ सकते हैं खेलने के लिए। तो उस तरह की भूमिका ईशान किशन निभा सकते हैं और केपेबल हैं। पर अगर हार्दिक पांड्या टीम के बाहर हो जाते हैं, फिर वो वापस आने की उनकी उम्मीद नहीं रहती है, तब हमें लगता है कि चयनकर्ताओं को सोचना होगा। तो उसके लिए आपको एक और एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप श्रेयस अय्यर को टीम में ला सकते हैं, आप वेंकटेश अय्यर को टीम में ला सकते हैं। अगर आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत हो जो थोड़ी बहुत हिट लगा ले, तो हर्षल पटेल एक आपके पास शानदार रिप्लेसमेंट है, या फिर आप आवेश खान को ला सकते हैं टीम में। तो कई सारे विकल्प मौजूद हैं आपके पास। जी, अर्पण ने 2 इन्फॉर्मेशन दी है सभा भाई, हमारे साथ हमारे व्यूअर ये जुड़े हैं कि एक तो उनका ये कहना है कि शायद उनके पास ये खबर है कि वेंकटेश अय्यर भारत वापस आ चुके हैं, और दूसरा जो हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि एक ऑप्शन हो सकता है कि के राहुल को हम नंबर 4 पे ले आए और हम ईशान किशन से ओपन करा दें ताकि नीचे थोड़ी सी डेप्थ हो जाए और जडेजा को फिनिशिंग का रोल दे दिया जाए।
देखिए ये एक ऑप्शन है, पर क्या क्या केएल राहुल सूटेबल है नंबर 4 के लिए? जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर आप उनका एवरेज देखें या फिर स्ट्राइक रेट देखें, तो नंबर 4 पर उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है। और उनकी जगह इंडियन टीम में नंबर एज एन ओपनर इस वजह से बनी है क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से, चाहे वो इंडिया के लिए हो या फिर आईपीएल टीम के लिए हो, ओपनर के रूप में ही परफॉर्म किया है। तो उनको एक रेगुलर ओपनर के रूप में ही लाया गया है और उनसे हम मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर निकाल सकते हैं। तो ये भी देखने की बात होती है कि जिस खिलाड़ी को आपने चुना है उसके लिए क्या स्लॉट आपके दिमाग में है। अगर आप उसको अन्य स्लॉट देंगे जहां पर उसको ज्यादा उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है, मैच विनिंग पारियां खेली नहीं है, तो फिर दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है प्लेयर के ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि जो आपके सेटल कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो सेटल ओपनिंग स्लॉट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जहां पर वीक एरिया है उसको आप किस तरह से फिल करेंगे। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि अगर हम फ्लोटर के रूप में ईशान किशन को रखते हैं तो वहां पर एक विकल्प जरूर बन सकता है भारत के लिए, कि आप उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह की पावर हिटिंग वो करते हैं वो नीचे भी आकर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस युवा खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। धीरज पाठक ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे उन्होंने नजर डाली। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर क्या इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, सब भाई, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। हाँ धीरज जी, पर अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। हमें लगता है कि इंडिया को इन सब बातों से पर ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। इंडिया को ये सोचना होगा कि हमें कम से कम ये जो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, 31 तारीख को हैं और 3 तारीख को हैं, अगर हम ये दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो फिर हमारा रास्ता जो है क्वालिफाई करने का वो आसान हो जाएगा। दूसरी टीम क्या कर रही है ये एक अनकंट्रोलेबल है। तो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड हरा देता है पाकिस्तान को तो फिर उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। पर हमें तो इन दोनों टीमों को हराना होगा आगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें नेट रन रेट का भी ध्यान देना है। यहाँ पर पाकिस्तान का नेट रेट बहुत ऊपर है, अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऊपर हो रहा है। तो इस समय सबसे पहला काम है ये आने वाले जो 2 मैचेस है, जो दो बड़ी टीमों के साथ होने वाला है, उसको हम जीतें, तभी हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद क्वालिफायर्स है, 2 क्वालिफायर्स हैं, उसमें हम सोचेंगे कि नेट रन रेट हमें कैसे आगे बढ़ाना है। पर अभी हमारा फोकस होना चाहिए 2 आने वाले मैचेस के ऊपर। तो चलिए अब थोड़ी बात पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले की कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया जहां सावधान और सतर्क हुआ अफगानिस्तान की जीत के साथ ही, अब उनको नजरें बना के रखनी है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच इस मैच में क्या रिजल्ट आता है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर तुरंत हाजिर होते हैं। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें आज मैदान पर होंगी और आप याद करें, अब से कुछ महीने पहले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेलने से मना किया और बहुत बवाल हुआ था उसके बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई थी और कुछ घंटे पहले उन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया था। और ऐसे में पाकिस्तान ने उसको अपनी साख पर एक तरह से लिया है और पाकिस्तान में तमाम फैंस और जो भी जर्नलिस्ट हमने बात की वो सब चाहते हैं कि मैदान पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को करारा जवाब दे। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बता दूं कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान 150 प्लस की पार्टनरशिप 2021 में 3 बार कर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा खतरा वो होंगे। फिर पाकिस्तान ने अपना सारा 12 मैचेस यूएई में 2016 के बाद से जीते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, कोई भी मैच नहीं हारे हैं। तो ये एक उनके साथ है। और इसके साथ ही अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो सीफर्ट और गुप्तिल उनके लिए ओपन करेंगे, जिसमें गुप्तिल का बहुत कमजोर ट्रैक रिकॉर्ड है, 119 का स्ट्राइक रेट सिर्फ रहता है और एशियन पिचेस पे उनको बैटिंग करना रास नहीं आता। अब ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान डोमिनेट करने जा रही है सब। भाई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यूएई या फिर दुबई हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, एक तरह से उनके लिए होम ग्राउंड है। और आपको याद होगा राजीव, जो हमारी चर्चा हो रही थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ या फिर क्रिकेटर्स के साथ, उनका भी यही मानना था कि पाकिस्तान के लिए होम ग्राउंड है। और पाकिस्तान में वो कई सालों से पीएसएल खेलते आ रहे हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो उनको बहुत बड़ा अनुभव है यहाँ पर खेलने का। और इसी वजह से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यूएई में, और इसका असर जरूर पड़ेगा आज के इस मुकाबले में भी। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स के बारे में हमें हमेशा लगता है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई मैच विनर नहीं है,
पर इस टीम की विशेषता है इनकी टीम की बॉन्डिंग, और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी वजह से ये टीम इतना ज्यादा मजबूत प्रदर्शन करती है हर एक फॉर्मेट में। और ये एक ऐसी टीम है जो बहुत जल्दी अडेप्ट करती है कंडीशंस को, बहुत जल्दी अडेप्ट करती है फॉर्मेट को। और इनके पास भी कई सारे शानदार प्लेयर्स हैं। खुद कप्तान केन विलियमसन है, मार्टिन गुप्टिल, टीम सीफर्ड की आपने बात की, उनके पास डेविन कॉनवॉय हैं, उनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं, उनके पास दो शानदार स्पिनर हैं, मिचेल सैंटनर और रिश सोडी। उनके पास दो लाजवाब पेस बॉलर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी। तो उनकी टीम में अनुभव भी है और कई सारे यंगस्टर्स भी हैं। डेविन कॉनवॉय एक मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, आपको याद होगा उन्होंने दोहरा शतक लगाया था इंग्लैंड के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रन बनाए थे। ग्लेन फिलिप एक बहुत ही शानदार पावर हिटर है। तो उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो विश्वास रखते हैं इम्प्रोवाइज करके शॉट्स खेलने में, और इन कारणों से मुझे लगता है कि वो परेशान जरूर करेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स को। पर न्यूजीलैंड को ध्यान ये देना है कि उनके जो पाकिस्तान के जो दो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, इमाद वसीम और विशेष करके शाहीन शाह अफरीदी, इस अटैक को कैसे तोड़ा जाए, इस अटैक को किस तरह से खेला जाए कि आप पहले में ही पावर प्ले में आप कोलैप्स ना हो जाए। अगर पहले में ही 2 या 3 विकेट गिर जाता है, फिर वहां से रिकवर करना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से भारत रिकवर कर पाया, उतना भी मुश्किल रहेगा न्यूजीलैंड के लिए रिकवर करना। तो भाई आपने कहा कि इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हरचैन का सवाल थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड के पास क्वालिटी स्पिनर्स पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं। आप मानते हैं ईश रोडी और सैटनर ज्यादा बेटर है शादाब और इमाद वसीम से? नहीं, वो देखिए हर्ष, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से पाकिस्तान यूटिलाइज करता है अपने स्पिनर्स को। हमने देखा कि पिछले मैच में इंडिया के विरुद्ध सिर्फ 2 ओवर्स डलवाए इमाद वसीम थे, क्योंकि उनके पास बैकअप स्पिनर्स हैं। मोहम्मद हफीज एक शानदार स्पिनर है, अपने दिन में अगर बाबर आजम चाहें तो वो भी 4 ओवर डाल सकते हैं। उनके पास शोएब मलिक है, तो उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस टीम में, तो उनके पास 4 स्पिनर्स हैं जो अपने हिसाब से बॉलिंग कर सकते हैं, और 4 में किसको बॉलिंग कराना है ये बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यूजीलैंड के पास मैंने जैसे बताया कि इश सोढी और मिचेल सैंटनर है, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं। तो इसमें इश सोढी मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा ये लंबे कद के हैं, उनके पास अनुभव है, वो विकेट को हिट करते हैं, उनके पास वेरिएशन है। मिचेल सैंटनर एक रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो मुझे लगता नहीं कि वो उतने ज्यादा असरदार साबित होंगे। इकोनॉमिकल भले हो सकते हैं, पर क्या उनमें वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट है अभी भी। ल्यूकी फर्ग्यूसन एक और गेंदबाज जिसपे चर्चा बहुत कम होती है, बट आईपीएल में बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने सबा भाई। क्या न्यूजीलैंड के लिए वो ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अभी हाल में आईपीएल खेल के वो गए हैं। एक्स फैक्टर है ल्यूकी फर्ग्यूसन। राजीव, उनका नाम मैं लेना भूल गया, पर जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है केकेआर से खेलते समय, या फिर अपने टीम के लिए भी, उनके पास 1-2 और युवा प्लेयर्स हैं। एक नेथन एलिस करके पेस बॉलर है। तो कई सारे विकल्प हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास। अब देखना यह है कि इनमें से किसको न्यूजीलैंड खिलाता है, पर ल्यूकी फर्ग्यूसन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि उनके पास भी गति है, उनके पास मिशन है, वो खेल चुके हैं यहाँ पर आईपीएल में, उनको पता है कि इस कंडीशन में किस तरह से बॉलिंग करनी है, और उन्होंने अपने पेस से कई सारे बल्लेबाजों को तंग किया है। तो मुझे लगता है कि पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हैं, जेन्युइन स्विंग बॉलर है। पहले मैच में हमने देखा बाबर वर्सेस विराट जो मुकाबला था, दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की और दिखाया कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कैसे खेलते हैं। क्या आज बारी विलियमसन की मानी जाए सबा भाई, बाबर वर्सेस विलियमसन, क्योंकि विलियमसन भी फैब 4 में आते हैं? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहा है। अब विराट कोहली और बाबर आजम का जो कॉन्टेस्ट था, सो बल्लेबाजी में तो मुझे लगता है कि इक्वल ही लेवल पर वो खत्म हुआ, पर कप्तानी अलग अलग किस्म की रहती है दोनों की। रवैया जो मैदान पे है वो अलग किस्म का रहता है। विराट कोहली ज्यादा एग्रेसिव हैं, बाबर आजम शांत स्वभाव के हैं। बाबर आजम की जो ट्रेट है बहुत कुछ केन विलियमसन से मिलती जुलती है, जिस तरह से वो कप्तानी करते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग भी करते हैं। दोनों के दोनों ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। वो विश्वास रखते हैं कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, आपका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा, तब भी आप रन बना सकते हैं T20 में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये मुकाबला देखना। तो हाँ, ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला है, पर ये कप्तानों की भी लड़ाई होने वाली है। तो बाबर आजम की जो कैप्टनसी के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत कुछ मिलते हैं केन विलियमसन या फिर ऑयन मॉर्गन से, जो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं मैदान पर, और पर उनको पता है कि किस तरह से कप्तानी करनी है, किस तरह से प्लेयर से उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन निकालना है। जी, और जो मोटिवेशनल स्पीच दी बाबर आजम ने इंडिया खिलाफ मैच जीतने के बाद, उसमें जिक्र न्यूजीलैंड का मैच का था, मैं सुना हमने बहुत ध्यान से सबा भाई, और उसमें उनका कहना है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो दुनिया के सामने लाने के लिए हमें न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा।
और क्या ये मोटिवेशनल फैक्टर बहुत काम करते हैं जब आप इस तरह से जाते हैं और सामने ओपोनेंट आपके सामने एक बड़ी टीम हो, जैसे कि आपने हिंदुस्तान के खिलाफ अच्छा किया और अब बारी न्यूजीलैंड की है? देखिए, मोटिवेशन के रूप में तो ये काम करता है राजीव, पर इसमें कठिनाइयां भी हो जाती हैं। इसका फ्लिप साइड ये है कि आप इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इतने ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं कि आप कंट्रोल कर नहीं पाते अपने इमोशंस को। उसकी वजह से आपका जो फोकस होना चाहिए खेल के ऊपर, वहां से वो हट जाता है। तो बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए जरूरी ये होगा कि अब चलिए आप जीत गए हैं इंडिया से, आपको पता है कि पिछले दिनों क्या हुआ था न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा। आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर मैच जीत के हम दिखाएं न्यूजीलैंड को कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था, पर मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये दिखाने का। पाकिस्तान को ये सोचकर मैदान में उतरना होगा कि उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है, यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड को हराना है। तो उनको अगर आप एक टीम की तरह ही लेंगे, अगर आप तैयारी उस तरह की करेंगे, उस तरह का प्रदर्शन करेंगे, तब मेरे ख्याल में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इस चीज में रहेंगे कि हमें बदला लेना है, बदले की भावना के साथ आप मैदान में अगर आप उतरेंगे, तो फिर आपका फोकस जो है वो भंग हो जाता है। बिल्कुल, और सभा भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही कि फोकस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 4 साल में एक बार आप मौका मिलता है जब आप वर्ल्ड की सभी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं और इस मादे के साथ मैदान पर उतरते हैं कि आप खुद अच्छा करें और आपकी टीम अच्छा करे। पहले मैच में हिंदुस्तान की टीम अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन उनके सामने अब चीजें आ रही हैं धीरे धीरे सामने। पाकिस्तान ने जैसी क्रिकेट खेली वो एक बड़ा सबक था, और अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच से वो सबक ले सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अफगानिस्तान की जीत पर भी भारतीय टीम ने पूरा ध्यान रखा होगा, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है और वो एक बड़ा थ्रेट बन रहे हैं बाकी की टीमों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़ें सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says. Season 3 of Echoes of India, your favorite history podcast, is back on the IVM Podcast Network. I'm your host, Anirudh Kanasetti. Join me on a journey through the wonders of early India as we explore the centuries between Buddha and Ashoka with critical research, empathy, and great storytelling. Along the way, you'll hear from all the vibrant peoples who shaped our world, from monks and farmers to warriors and emperors. New episodes are out every Monday.